अब पूर्णिया की बात करते हैं और भागलपुर और बांका दूसरे फेज में यहाँ इन तीन सीटों पर भी चुनाव हुए थे। तो पूर्णिया पर क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि बड़ा हेडक वाला काम है पूर्णिया पे कुछ निकालना। नहीं, हेडेक नहीं है। देखिए क्या है ना, पूर्णिया तो जितना राजद पप्पू यादव को तंग करता गया उतना पप्पू यादव का वहाँ बढ़ता गया। सब ठीक ठाक रहा। फिर बाद में पप्पू बहुत आगे थे। अंतिम दिन आपको याद होगा, एक दिन पहले मनोज झा और तेजस्वी यादव के काफिले पर उन्होंने हमला करवाया। उस हमला का परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में देखिए, आप माने नहीं माने, लालू यादव की जो MY समीकरण की सत्ता है वो तेजस्वी की तरफ शिफ्ट हो गई है। तेजस्वी यादव के अभी नेता हैं। किसी भी पार्टी के यादव हों, ठीक है, आप बोलिए कि हम यादव हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन यादव पहले देखता है तेजस्वी यादव की तरफ। तो जो तेजस्वी यादव पर हमला हुआ था उसमें, उसके बाद वहाँ वोट में बिखरा हुआ और लोगों का कहना है कि 30% वोट यादव टूट गए। उस अवस्था में पप्पू यादव चले गए पीछे, और जो दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे थे जदयू के संतोष जी, वो नंबर 1 पे आ गए। तो जो हल सिवान में हुआ, सिवान में यही हुआ। हिना साहब सबसे आगे थी। बाद में यादवों को लगा कि हिना जी जीत जाएंगे, तो 30-40% यादव पोल कर दिए जदयू को। तो जदयू पूर्णिया और सिवान सीट अंतिम समय में, अंतिम 1-2 दिनों के रणनीति में जीत रहा है, जो हमारा अनुमान है। रवि सर, क्या लग रहा है आपको पूर्णिया में क्या होने जा रहा है? देखिए, पूर्णिया में हम इंद्रभूषण जी से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखते। पूर्णिया में देखिए, वहाँ पर जो लड़ाई दिखाई पड़ी है वो निश्चित रूप से, देखिए पप्पू यादव जब लड़ रहे थे तो जब चुनाव हो रहा था उस समय वह नहीं लड़ रहे थे, वहाँ की जनता लड़ रही थी चुनाव। और जितना परेशान उनको लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, RJD ने किया। और देखिए, एक उसके साथ में इम्पैक्ट है नवादा का। नवादा में राजवल्लभ यादव को जिस तरह से बेटिकट किया गया, उसका भी इम्पैक्ट वो लोग यादव ही सवाल कर रहे थे, हम और आप नहीं कर रहे थे। यादव ही कर रहे थे कि राजवल्लभ को क्यों नहीं दिया गया, कि वहाँ से दूसरे उम्मीदवार को ला करके कुशवाहा को या रविदास को, या जिस तरह से जो भी बात कही जा रही है, क्यों दिया गया। तो यह एक बड़ा सवाल वहाँ पर मिला। और तब देखिए, विनोद यादव वहाँ से राजवल्लभ के भाई लड़ते हुए दिखाई पड़े। तो यह सवाल है कि पप्पू यादव का दोष क्या था। इतने दिनों तक वो जो नर्सिंग करते रहे पूर्णिया में, सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सब करते रहे। और अंत में देखिए कि पप्पू यादव को जिस तरह से बीमा भारती को अंतिम क्षण में जिस तरह से ये किया गया, लाया गया, टिकट दिया गया, तो यह कहीं ना कहीं यादवों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव जानबूझ करके पप्पू को परेशान कर रहे थे। और पप्पू का देखिए USP वही है कि हमेशा वो सबकी मदद करते हैं। तो यह एक सब किसी जात, कास्ट, क्रीड से ऊपर उठ करके, तो यह एक बड़ी बात वहाँ दिखाई पड़ी। तो हमारे समझ से पप्पू यादव को वहाँ एज दिखाई पड़ता है। पप्पू यादव को एज है, आप किसे एज देंगे पूर्णिया में? पूर्णिया में देवांशु पेच फंसा है। हम भाजपा वहाँ 7 दिन रहे हैं। हम भी आपके साथ। हाँ, पूर्णिया में पेच फंसा हुआ है। लेकिन रुपौली जो राष्ट्रीय जनता दल ने, जनता दल यू के विधायक बीमा भारती को, रुपौली जो विधायक थी उनको बुला करके, हम तो उनके दरवाजे तक गए हैं चुनाव से ठीक पहले, और कोई वहाँ रोने वाला नहीं था। मतलब वहाँ लोगों की भारी कमी थी। तेजस्वी यादव ने 4 दिन वहाँ कैंप किया, ठीक है, तेजस्वी यादव वहाँ 4 दिन। तो यादवों की बड़ी संख्या इनके पक्ष में। आप याद कीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेसी जो है, मुस्लिम जो है, परंपरागत कांग्रेसी होते हैं। तो पप्पू यादव अंतिम तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप देख रहे होंगे कभी खिलाफत उन्होंने नहीं की। इसके पीछे मुस्लिम वोट भी था, मुसलमान वोट भी था, कि किसी तरीके से उसको हमको लेना। और पप्पू यादव का अपना एक USP रहा है कि वो जाते रहे हैं और लोगों के बीच में 9 महीने से वहाँ काम भी कर रहे थे। तो उन्होंने जोर तो दिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि रुपौली से बीमा भारती जो विधायक थी, वोट काटा किसका? रुपौली में भी काटा और रुपौली से जीतती हैं। यादवों के बीच भी फ्रिक्शन वहाँ था। अंतिम दिन में जो तेजस्वी यादव के काफिले पर हमले की बात सामने आई, हम वहाँ मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। कुछ यादव के ही लड़के पप्पू यादव को गाली देकर के सोशल मीडिया पर वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन मास वोटर जो था वो पप्पू यादव की बात कर रहा था, समझ रहे हैं, है ना। लेकिन तेजस्वी यादव और बाकी लोगों का भी अपना ये है। तो और इस बीच में संतोष कुशवाहा जो मोदी के वोट बैंक को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था, लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अंततः ये पेच वहाँ फंसा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम कुछ कहने की स्थिति में वहाँ नहीं है कि पप्पू निकलेंगे या संतोष कुशवाहा। ऐसे एक तबका जो है वो कुशवाहा को एज दे रहा है। एक सवाल आ रहा है पूर्णिया को लेकर, फिर हम आएंगे पूर्णिया से। सर, बीच में खूब हल्ला हो रहा था कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी का एक प्रोग्राम जो है
वो पूर्णिया में हो, नहीं मिला प्रोग्राम इसलिए वो किशनगंज नहीं गए तेजस्वी यादव, क्या कुछ ऐसा था क्या आपकी नज़र से? देखिए पप्पू यादव प्रियंका गांधी के कैंडिडेट हैं। हाँ। पप्पू यादव की टिकट को लेकर प्रियंका गांधी में और लालू परिवार में अनबन भी हो गई है। पप्पू यादव की पत्नी प्रियंका गांधी की बहुत क्लोज है और उसको लेकर प्रियंका को बुरा भी लगा कि जब मैं इसकी अगुवाई कर रही थी फिर कैसे टिकट कटा, क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत उसको लेकर बहुत चला। तो उसका असर तो पड़ेगा ही ना। मान लीजिए प्रियंका और राहुल गांधी किसी को चाह रहे हों और उसकी टिकट कट जाए तो उसका असर पड़ा कि राहुल गांधी नहीं गए, पूरे सीमांचल में नहीं गए। सीमांचल में नहीं। हाँ, सिर्फ पूरे चुनाव कार्यक्रम 80 दिनों में सिर्फ दो ही बार आए वो। एक जगह भागलपुर गए और लास्ट में ये पटना आरा और इसमें सिमट गए। तो है, बात तो है ही। बात में है दम। तो चलिए आप क्या मानते हैं, पूर्णिया में फंसा हुआ सीट देंगे या कि जिता देंगे पप्पू यादव को आज? नहीं, पप्पू यादव को जिताने वाली बात नहीं है। सवाल है कि पप्पू यादव लगातार जो वहाँ मेहनत कर रहे थे, तो पप्पू यादव ने अपनी एक छवि को एक दिन में नहीं बनाई है। आप देखें कि चाहे बाढ़ में कभी बाढ़ सुखाड़ का हो या जिस दौर में वो सांसद रहे तो दिल्ली में उनका दरबार खुला हुआ रहता था और अभी भी वहाँ पे सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया जैसी कई चीज़ें जो अभी रवि उपाध्याय सर बता रहे थे कि कैसे वहाँ चीज़ें हो रही थी। तो इन तमाम चीज़ों का असर पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए देखने को पड़ा। और पप्पू यादव किसी एक दल से और जाति से जुड़े हुए नेता न होकर के एक अपनी अलग व्यापक छवि उन्होंने बनाई है। उसका बड़ा असर पप्पू यादव को इस चुनाव में वोट बैंक के रूप में मिल सकता है। जो वहाँ पे मुसलमान वोट काफ़ी निर्णायक होता है, वह मुसलमान वोट इस बार यह दिख रहा है कि पप्पू यादव के साथ जा रहा है। यादवों का एक यह मानना है कि यादव जो वहाँ पे जिन लोगों से भी हमारी बात हुई थी, जिन लोगों से उनका कहना था कि यादव वर्ग में ये बड़ा संदेश गया है कि आखिर यादव वहाँ पे बीमा भारती को क्यों वोट दें। क्या लालू यादव परिवार को ही मजबूत करते रहेगा या फिर अपने स्थानीय नेता जिसकी एक सहयोगात्मक छवि रही है उसकी ओर जाएगा। तो पप्पू यादव के लिए ये आप कह सकते हैं कि एज जो है वह पप्पू यादव को ज़्यादा जाएगा, न कि संतोष कुशवाहा और बीमा भारती को जाएगा। पप्पू यादव को आप? जी, पप्पू यादव को। चलिए पूर्णिया को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन सा है। अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो यही कहेंगे आसान भाषा में फंस गई हुई सीट है। चलिए अब 2 सीटें और बची हुई है सेकंड फेज की, भागलपुर और बांका। सर भागलपुर में क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ उम्मीदवार हैं अजय मंडल, दूसरी तरफ है अजीत शर्मा। टक्कर हुई है या कि दे पाने में भी टक्कर असफल हुए हैं? पिछली बार अजय मंडल और बुलो मंडल आमने सामने थे। 2 मंडल थे तब भी जीते थे अजय मंडल। इस बार तो एक ही मंडल थे। तो सोच सकते हैं कि वो पूरा सीट ही गंगौता जो मलाह का एक पार्ट है उन्हीं लोग का है। और अजीत शर्मा मुझे लगता है कि अपनी बेटी को उतार के गलती की है। अगर बेटी चुनाव प्रचार में नहीं उतरती तो वो जीत भी सकते थे। ये थोड़ा सा समझाइएगा क्यों? बेटी की छवि अलग है, उनकी छवि अलग है। अब वो चाहे, ये तो पैसा खर्च करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। भागलपुर का कुछ पार्ट गंगा के उत्तर तरफ है, उस तरफ के ही वो हैं भी, उस तरफ उनकी जात की आबादी भी है, उन लोगों ने वोट दिया भी है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन सबको समेकित कर नहीं पाए, जोड़ नहीं पाए, क्योंकि वो सीट मिल रहा था उनकी बेटी को, उनकी बेटी के नाम पर वो सीट कांग्रेस ने मांगा, कांग्रेस से, राजद से। बाद में क्या समीकरण हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं मेरी बेटी अभी क्या जो फिल्म में क्या उनका डेट है बैठे, हम लोग नहीं समझते उतनी बात, वो नहीं लड़ेगी। अब फिर ये सिंबल ले लिए, खड़े हो गए, फिर उनकी बेटी भी आ गई प्रचार में। तो कन्फ्यूज़न तो वो क्रिएट करते रहे। और मेरा मानना है कि जब एक मंडल है और जमाना ABC BC का है, उसमें अजीत शर्मा के जीतने की मुझे संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं। और जो मंडल वाला पार्ट है वो मोदी नाम से भरा हुआ है। मोदी नाम है, मंडल है, जदयू है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। जातीय समीकरण भी फिट बैठ रहा है। अजय मंडल के बारे में आप जान लीजिए, वो इतना सिंपल कैंडिडेट है, वो रामकृपाल यादव की तरह घूमते रहता है। अच्छा। साइकिल साइकिल पर भी घूमेगा, किसी के यहाँ पे बैठ जाएगा, किसी के यहाँ पहुँच जाएगा, बहुत सिंपल कैंडिडेट है, उसको MP होने का गुमान नहीं है। अजीत शर्मा MP हो जाएंगे तो पता चला कि 100 आदमी से मिलेंगे ही नहीं। शाम के 7 बजे के बाद जो उनकी बैठकी लग जाएगी तो कोई वहाँ जा ही नहीं सकता है। तो कैंडिडेट का भी अंतर है। चलिए इंद्रभूषण सर की माने तो भागलपुर जो है वो NDA जीत रही है। रवि उपाध्याय सर, आप किसे जिताएंगे भागलपुर? एकदम इंद्रभूषण जी की बात से 100% सहमत हैं। अजय मंडल वहाँ से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अजीत शर्मा लड़ाई में भी नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। आप कुछ अलग बोलेंगे या कि सेम?
दोनों की बातों से हम सहमत। सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल सहमति तो रहेगी ही, लेकिन ये जरूर है कि जरा सा असहमत इसलिए हैं क्योंकि जिस कांग्रेस का सिंबल को लेकर के अजीत शर्मा वहाँ आए थे, तो केवल वहाँ गांगोता जाति या केवल एक जाति के ही वोट नहीं है, बल्कि जिस भूमिहार जाति से अजीत शर्मा आते हैं उनका उस पूरे इलाके में एक प्रभावशाली छवि है जो वोटों के रूप में वहाँ पे 1,00,000 और विशेष करके जो नौगछिया का इलाका होता है उस नौगछिया के इलाके में भी ठीक ठाक वोटर्स हैं। दूसरी बात है कि पूरे भागलपुर में मुसलमान मतदाता काफ़ी असरदार रहे हैं। तो अगर जिस प्रकार से मुसलमान और भूमिहारों का एक समीकरण बना करके और यादवों के साथ जोड़ करके वहाँ पे चुनाव में उतरे थे अजीत शर्मा, ये समीकरण उनका कई जगहों पे बेहतर भी दिखा है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे लोग थे जो इस बार चाहते थे जदयू में ही कि अजय मंडल को टिकट भी न मिले और अजय मंडल चुनाव जीते भी नहीं, और ऐसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो एनडीए के कई लोग ऐसे रहे, उनकी क्या इस बार भूमिका रही है, उन्होंने कितना अपने क्षेत्र में अजय मंडल को नुकसान पहुंचाया है, इस पर अजय मंडल की जीत या हार तय है। इसी में अजीत शर्मा फंसे हुए हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ बुलो मंडल भी इस साइड आ गए, जेडीयू साइड आ गए, लेकिन वो जितना लेट आए तब तक तो चुनाव में सब कुछ लगभग खत्म हो चुका आने था। का ज़्यादा फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिलहाल अब भागलपुर के बाद चलते हैं बांका। एक तरफ है गिरधारी यादव तो दूसरी तरफ है जयप्रकाश नारायण। क्या लग रहा है आपको? वहाँ भी एज में तो गिरधारी ही हैं। हालांकि जयप्रकाश यादव इस बार वहाँ घूमे कि मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार आप जिता दीजिए, और वो बहुत मेहनत किए हैं। लेकिन जो वहाँ हम लोग घूमे थे और जो देखे हैं, जयप्रकाश यादव की छवि, क्या पता आप इधर बाद में आए हैं, जयप्रकाश यादव की छवि अपने ज़माने में डॉन वाली छवि है। अच्छा। मुंगेर से लेकर और चले जाइए देवघर तक कोई बोलता नहीं था। उनके भाई के विजय प्रकाश की जिस तरह एक बार चुनाव आयुक्त ने पिटाई करवाई थी, पूरा देश देखा था, एक 47 कंधे पर टांग के। तो उन लोग की छवि बहुत ख़राब है। पिछली बार वो जीत गए थे 14 में संजोग से, लेकिन अब जो समय अब बदल गया है। अब वैसे उम्मीदवारों को जितना थोड़ा टफ है, तो मुझे लग रहा है कि और गिरधारी यादव वहाँ बहुत काम करते हैं, यादव का ही लेते हैं वोट वो भी। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ भी जयप्रकाश यादव हार ही रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से एनडीए का जो कैंडिडेट है वो बढ़िया है, मतलब कि बजाबता आरजेडी के हिसाब से? गिरधारी यादव बहुत पुराने कैंडिडेट हैं, कई बार वहाँ से लड़े हैं, जीते भी हैं, और अब एक ही पार्टी में शुरू से रह गए हैं, और जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत मेहनत करते हैं। चलिए, आपके हिसाब से सर बांका? नहीं, बांका निश्चित रूप से इंद्रभूषण जी की बात से हमारी सहमति 100% है, और गिरधारी यादव जीत रहे हैं। देखिए, जीतने के पीछे एक दो फैक्टर भी है कि वहाँ पर देखिए वह बांका जो है दिग्विजय सिंह का क्षेत्र रहा है, कद्दावर नेता रहे हैं, उनका क्षेत्र रहा है। उनकी बिटिया जो है सो श्रेयसी सिंह जो है सो भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है, तो वह भी साथ में घूम रही थी, वो गिरधारी जी के लिए काम किया है उसने। तो वह हम देखें हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारी बात, हाँ नहीं, बात भी हुई हमारी, इसलिए हम बता रहे हैं कि वहाँ से गिरधारी यादव के जीतने में कोई इफ बट की बात नहीं है। कोई इफ बट की बात नहीं है, बांका जो है वो एनडीए कैंडिडेट जीत रहे हैं। आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है बांका? देखिए, बांका भी अगर कहिए, जैसा कि इंद्रभूषण भाई और रवि सर भी कह रहे थे, लेकिन एक जो बहुत तयशुदा बात है ना पूरे इलेक्शन के अंदर, गया नवादा कहीं भी, ये मोदी बनाम आदर्श चुनाव था। जयप्रकाश नारायण यादव की छवि, जैसे ललित यादव की छवि दरभंगा में रही है, उसी तरीके से कुछ छवि रही है भाई को लेकर के, और ज़्यादा बदनाम रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का अपना कल्ट रहा है, कल्चर रहा है, वो हर जगह बदनाम है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। माई समीकरण है, उसको अपना वोट मिलता है। गिरधारी यादव को लेकर के शुरू में काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जो धीरे धीरे है ना कि गाली देंगे, बात कहेंगे, राजपूतों में भारी नाराज़गी थी गिरधारी यादव को लेकर के, कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया था। लेकिन जब यहाँ से बाकी नेता गए, मोदी की रैली हुई और कई राजपूत नेता ने भी मोर्चा संभाला। हाँ, मोर्चा संभाला, तो विजय सिंह है वहाँ से। तो ये धीरे धीरे एक इम्पैक्ट बनता गया है लोकसभा चुनाव के अंदर, है ना। और गिरधारी यादव के लिए भी वही हुआ। तो माई समीकरण वर्सेस अदर्स। चलिए, आप क्या मान रहे हैं, बांका में क्या हो रहा है?
बिल्कुल, जैसा आप तीनों मान रहे हैं ये पहली दफा है कि बांका पे आपके सुर मिले। वैसा ही मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि सही बात है कि वहां पे जो जयप्रकाश नारायण यादव हैं, वह जिस यादव वोट बैंक के सहारे चुनाव मैदान में उतरे हैं, उसी जाति से आते हैं वहां पे गिरधारी यादव भी। और गिरधारी यादव वहां पे न केवल सिटिंग सांसद रहे हैं, बल्कि उनकी एक अलग किस्म की छवि रही है, और उस छवि का बड़ा फायदा वहां पे गिरधारी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, बांका में एनडीए के उम्मीदवार हैं गिरधारी यादव, और वो जो है वो इस चुनावी रन जो है वो जीत सकते हैं। आगे हम तीसरे फेज की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं।